अच्छा जी, तो अभी हमने यहाँ तक पढ़ा था कि स्टार्ट मेकिंग क्वेश्चंस हो गया, हाउ बाय व्हाटएवर, जो हमने ओपन एंडेड क्वेश्चंस थे उनके हवाले से बात कर ली, उसको डिस्कस भी कर लिया। अच्छा, इवेल्युएट द क्वेश्चन, गो थ्रू द सीरीज ऑफ क्वेश्चंस नोटेड डाउन, नाउ ट्राई टू सी विच क्वेश्चन कुड बी रिसर्च एंड आंसर्ड इजीली आफ्टर रिगरस रिविजन एंड रिफाइनमेंट। ठीक है जी, तो फॉलोइंग पॉइंट शुड बी कंसिडर्ड, रिसर्च क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए, फोकस्ड होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, ताकि यस और नो में उसका आंसर ना आए। ठीक है, यहाँ तक तो बात क्लियर हो गई। हमने इसके ऊपर जी पूरी मैम। क्योंकि एक्सरसाइज कर लिए, तो मेरा ख्याल है मजीद इसको जो है फर्दर डिस्कस करने की जरूरत नहीं। स्टार्ट कर देंगे रिसर्च। ठीक है जी, रिसर्च स्टार्ट जी करने के लिए पोटेंशियल टॉपिक ऑफ रिसर्च जो है वो क्या क्या हो सकते हैं कि भाई थीसिस, डिसर्टेशन या डिफेंस हेयरिंग जो है, उसके लिए आपके पास जो है वो आपको आइडिया होना चाहिए कि स्टडी डिजाइन कैसे की गई थी, क्वेश्चन कैसे फॉर्मुलेट किया गया था, और मेथोडोलॉजीज कौन कौन सी इंप्लीमेंट की गई थी। प्रोफेशनल मीटिंग्स हैं तो मीटिंग अच्छा, अब ये तमाम चीजें जो हैं वो क्या है कि आपको से फॉर एग्जांपल आप रिसर्च क्वेश्चन ढूंढना चाह रहे हैं, तो पोटेंशियल रिसर्च क्वेश्चंस आपको कहाँ कहाँ से मिल सकते हैं, ये उस हवाले से बात हो रही है। ठीक है जी, थीसिस हो गया, डिसर्टेशन, डिफेंस हो गई, डिफेंस हेयरिंग हो गई। आप क्या करते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल आपको टॉपिक समझ नहीं आ रहा है ना अभी, आप क्या करें, आपकी लाइब्रेरी के अंदर डिफरेंट थीसिस रखे हुए होंगे, आप किसी का भी थीसिस जाके पढ़ लें। हमने यही किया था जब शुरू शुरू में काम नहीं समझ में आ रहा था, क्वेश्चन रिसर्च क्वेश्चन नहीं बन रहा था, तो हम क्या करते थे कि जाके जो सीनियर्स होते थे उनके थीसिस पढ़ते थे। अब उसमें से काम अगर पाकिस्तान में हुआ है और वो वर्क फैसिलिटी आपके पास मौजूद है, उतना काम आप कर सकते हैं, तो क्या करना होगा कि से फॉर एग्जांपल आप किसी एक का थीसिस है तो आप उसको रेप्लिकेट कर सकते हैं बाय जस्ट चेंजिंग द प्लांट या जो मेडिसिन है उसको चेंज करके। अगर आप एग्जैक्टली वो काम भी करेंगे तो आपका लेगेसी काम हो जाएगा। ठीक है जी, तो इस तरह भी कर सकते हैं। या फिर आप ये करें कि आपकी यूनिवर्सिटी में आमतौर पे क्या होता है कि जब किसी का थीसिस डिफेंस होता है, तो जितने भी जो एमफिल के जो स्टूडेंट्स होते हैं या जो पीएचडी के स्टूडेंट्स होते हैं जो कोर्स वर्क कर रहे होते हैं, उनको इनवाइट किया जाता है कि वो भी वहां पे मौजूद रहे, क्वेश्चंस भी पूछें, या एटलीस्ट ये देखें कि डिफेंस के टाइम पे किस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं। उन सवालों में से आप अपना एक सवाल निकाल के और उसके ऊपर जो है वो आप अपनी जो जो थ्योरी है वो बना सकते हैं, और उसके हिसाब से भी काम कर सकते हैं, पोटेंशियल मतलब टॉपिक ढूंढने के लिए ना। फिर इसी तरह प्रोफेशनल मीटिंग्स हो गई, सेमिनार्स हो गए, कॉन्फ्रेंसेस हो गए, सिंपोजिया हो गए, वहां जाते हैं, वहां तो मतलब भरमार होती है ना टॉपिक्स की। किसी ने क्या काम किया हुआ है, किसी ने क्या काम किया हुआ है, आप वो टॉपिक्स देखें, उनसे नया काम निकल सकता है। से फॉर एग्जांपल अभी हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी में एक कॉन्फ्रेंस हुई और उसमें डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के लोगों ने पार्टिसिपेट किया। तो हमने उसमें एक पोस्ट ग्रेजुएट कॉर्नर बनाया था और एक अंडर ग्रेजुएट कॉर्नर बनाया था। अब वो जो अंडर ग्रेजुएट कॉर्नर था उसके अंदर की जो जो रिसर्च थी वो देखी कि भाई बच्चों ने क्या क्या काम किया। ज्यादातर जो बच्चे थे जो उनसे सर्वे बेस्ड काम कराया गया था कि जी आप जाइए क्वेश्चनर फिल करिए और उस पर काम कर लें। अब सर्वे बेस्ड जो है ना वो यूजुअली इतना ऑथेंटिक काम नहीं समझा जाता, उसमें बायसनेस के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। अगर आपको ज्यादा आंसर्स नहीं मिल रहे हैं, आप अपनी मर्जी से आंसर्स इम्प्रोवाइज कर सकते हैं, तो यहाँ पे बहुत सारे मसाइल आ जाते हैं, तो वो उसको इतनी अच्छी रिसर्च नहीं समझा जाता। उसके मुकाबले में जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होती है वो ज्यादा पसंद की जाती है। अच्छा, वहां पे ऐसा हुआ कि जैसे मैं घूम रही थी, देख रही थी, तो मुझे एक जगह पे काम बहुत पसंद आया। उन्होंने जो है वो मुर्गियों की जो नहीं सॉरी मुर्गी की जो जिस्म में जो चर्बी होती है उससे एंटी बर्न इफेक्ट तलाश करने की कोशिश की थी कि जी एक मखसूस मिकदार में अगर डेली जो है बर्न टिश्यू के ऊपर अगर मुर्गी की चर्बी लगाई जाए तो क्या उससे इफेक्ट आएगा कि नहीं आएगा। अच्छा, काम बड़ा जबरदस्त लगा मुझको, तो मैंने बच्चों से काफी तफसील पूछी कि भाई क्या है, किस तरह से किया आप लोगों ने ये काम। उन्होंने मुझे तफसील बताई। अच्छा, उसके बाद फिर मेरे दिमाग में वो टॉपिक था, मेरे पास अंडर ग्रेजुएट के बच्चे आए कि मैडम हम कुछ काम करना चाह रहे हैं। तो मैंने उनको बोला कि देख लो ये इस तरह का टॉपिक मैंने देखा था, तो काम करना है। तो कहने मैम हम ऐसा करते हैं ना कि यही काम करके लेकिन इसमें हम मेडिसिन जो है वो कोई रख लेते हैं और मुर्गी की चर्बी हटा देते हैं।
मैंने कहा आप ये भी कर सकते हो, लेकिन आप ये भी कर सकते हो कि आप थोड़ा सा जो है वो काम चेंज कर दो कि जी उन्होंने खाल जला के काम किया था, बर्न्स के ऊपर इफेक्ट देखा था, आप कट वुंड्स के ऊपर चेक कर सकते हो। तो फिर ये किया गया कि जी एनिमल्स भी तब्दील कर दिए, उन्होंने काम किया था रैट्स के ऊपर, हमने काम करवाया रैबिट्स के ऊपर, रैबिट्स के ऊपर कट्स लगवाए, कट्स लगवा के फिर दवा का इफेक्ट चेक किया। बड़े अच्छा काम था, बड़ा अप्रिशिएट किया गया और काफी लोगों को पसंद आया। तो मतलब इस तरह से आपको प्रोफेशनल मीटिंग्स में जाके भी कुछ टॉपिक्स मिल सकते हैं जिनके ऊपर आप काम कर सकते हैं। अच्छा जी, हेल्थ बिहेवियर के हवाले से कोई अगर टॉपिक है तो कुछ थ्योरीज पहले से मौजूद है, उन थ्योरीज का वैलिड होना या ना होना आमतौर पे क्वेश्चनेबल होता है। तो आप अगर आपके पास इतने रिसोर्सेज हैं तो आप वो क्वेरीज को भी जो है वो कर सकते हैं, मतलब वेरीफाई कर सकते हैं। से फॉर एग्जांपल कोविड के हवाले से एक जो बड़ी मिथ है कि जी सना मक्खी का पानी जो शानदा पीने से जो है वो फायदा हो रहा है, आप इसको प्रूव कर सकते हैं कि आइदर ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा। दो तरीके हो सकते हैं, आप एक्सपेरिमेंटल कर सकते हैं कि जी पहले कोविड पॉजिटिव कराएं और उसके बाद फिर उसको जो है वो पिला के देख लें। एक तो ये तरीका है उससे कि इफेक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा, और कितनी क्वांटिटी में इफेक्टिव है, कितनी क्वांटिटी के बाद जाके जो है वो एडवर्स इफेक्ट्स आने शुरू हो रहे हैं। या दूसरी सूरत क्या है, वो ये है कि जिन लोगों ने सना मक्खी पिया था उनको फायदा हुआ कि नहीं हुआ, उनसे सर्वे कर लीजिए। तो दोनों तीनों तरीकों से आप जो है उस मिथ को जो है वो प्रूव कर सकते हैं कि आइदर ट्रू था या रॉन्ग था। ठीक है जी। आपकी वर्क सेटिंग है, आप हेल्थ प्रोफेशनल हो, आप काम करना चाहते हो, आप जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप में से कोई जो है वो किसी हॉस्पिटल में जॉब करता है, ठीक है। हॉस्पिटल में बहुत सारे टॉपिक्स मिल जाते हैं आपको, इसकी मेडिसिन मौजूद है, ये मेडिसिन ये जो है वो बहुत कम काम हुआ हुआ है, ये मेडिसिन ये जो दवाई है, ये जो बीमारी है ये तो रेयर डिजीज में शुमार होती है, पाकिस्तान में इसकी क्या एक्सटेंट है वो आप पता कर सकते हैं। इस तरह की कोई भी चीज आपकी वर्क सेटिंग में, या ये हो सकता है कि जी आपका कोई कोलीग है वो किसी परेशानी में मुब्तला हो गया, कोई डिजीज कंडीशन उस की हो गई है, अब आप उसको देखते हुए आपके दिमाग में आए कि जी इसके ऊपर काम हो सकता है कि जी ये जो डिजीज है ये कैसे हो जाती है, हम मेरे जो कोलीग था उसने बहुत सफर किया, तो इसका क्या इलाज हो सकता है, क्या कोई पॉसिबल आउटकम निकल सकता है या नहीं निकल सकता, उसके ऊपर आपको एक टॉपिक मिल जाएगा। तो टॉपिक के लिए आपको जो है ना आंख कान और दिमाग को खुला रखने की जरूरत है। किसी से बात करते हुए आपके दिमाग में टॉपिक आ सकता है, किसी को देखते हुए आपके दिमाग में टॉपिक आ सकता है कि जी इसके ऊपर भी मैं काम कर सकते हैं। लेकिन कहीं पे ये कि जो कोई सेमिनार चल रहा था या कोई जो नहीं इंटर ग्रुप मीटिंग्स हो रही होती हैं, उनके अंदर आपको पता चल जाएगा कि जी इसके ऊपर काम हुआ नहीं हुआ, इस पे काम कर सकते हैं। या फिर आप ये कर सकते हैं कि जो कम्युनिटी सेटअप्स हैं वहां पे जाके पूछ लें कि जी यहाँ पे मोस्ट कॉमन चीज क्या है और इसके ऊपर काम हुआ है कि नहीं हुआ, उसके ऊपर आप बात कर सकते हैं। जैसे एक दफा मुझे याद है कि हमारे यहाँ पे नॉर्थ कराची की तरफ ना आगे जाके जो है एक बहुत ही गरीब सी बस्ती है, तो वहां पर अगर आप वहां जाएं तो वहां पे बहुत सारा काम होना बाकी है, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, बहुत सारे सर्वेज हो सकते हैं। तो उनके हवाले से अगर आप जैसे कम्युनिटी में जाते हैं, लोकल कॉन्टैक्ट से लोगों से बात करते हैं कि जी आपको क्या प्रॉब्लम है, तो उन प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए भी आप कोई टॉपिक निकाल सकते हैं कि जी फलानी प्रॉब्लम आई है इस कम्युनिटी में, तो अगर हम कोई चीज इम्प्रोवाइज करते हैं, किसी किस्म की कोई मेडिसिन देके देखते हैं कि इससे कोई फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है इस कम्युनिटी को, अगर तो कम्युनिटी को फायदा होता है, आपकी रिसर्च पब्लिश हो जाएगी, तो बाकी लोग भी उससे बेनिफिट ले सकेंगे। बात समझ में आ रही? यहाँ तक कोई चीज जो प्रॉब्लम हो रही हो? नो मैम, अंडरस्टूड। ठीक है, थैंक यू। अच्छा, उसके बाद फिर ये भी होता है कि कुछ फंडिंग सोर्सेज होते हैं। लाइक अभी पिछले दिनों एक आया हुआ था कि जी HEC इतने 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 पैसे देगी, कोविड-19 के हवाले से किसी के पास अगर कोई प्रोग्राम है तो वो हमें भेजें, पूरा प्रोजेक्ट बना के भेजें, हम उनको पैसे देंगे। ठीक है, अब फंडिंग एजेंसीज है, बहुत सारी फंडिंग एजेंसीज है, इंटरनेशनल या लोकल व्हाटएवर, उनके पास भी टॉपिक्स मौजूद होते हैं, वो उन टॉपिक्स पे खर्च करना चाह रहे होते हैं। लाइक अभी पिछले दिनों आ रहा था वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से, बलूचिस्तान की जो मतलब अवाम है उनको अपग्रेड करने के हवाले से जो है 2-3 फंडिंग एजेंसीज थी जिनके पास था कि जी अगर आपके पास कोई प्रोजेक्ट है इन टॉपिक्स पे तो हम आपको फंड करने के लिए तैयार हैं। इस तरह की भी चीजें होती हैं। अगर आप किसी फंडिंग एजेंसी के पास जाते हैं, वो आपको कोई टॉपिक देते हैं, आपके इंटरेस्ट का टॉपिक है, आप प्रोजेक्ट बना के दे सकते हैं, आपको पैसा भी मिल जाएगा और आपकी रिसर्च भी हो जाएगी। ठीक है जी। फिर इसके अलावा फिर क्या होता है कि आपके कोई सीनियर फैकल्टी मेंबर है, उसने, अच्छा ये बड़ी आसान तरीन चीज होती है कि आप काम कर रहे हैं, से फॉर एग्जांपल मैं हूं, मेरे पास एक टॉपिक है और मेरे पास पैसे हैं 10 लाख रुपए,
ठीक है। अब उसमें आराम से अच्छी वाली रिसर्च हो सकती है, जो मतलब हमारी जो 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 एक सराउंडिंग है उसमें बहुत अच्छी रिसर्च हो सकती है। अब मेरे साथ मसला क्या है कि मैं सीनियर फैकल्टी हो गई हूँ, मेरे पास जिम्मेदारियां बहुत हैं और मैं उस काम को कर नहीं सकती, लेकिन मैं उस काम को सुपरवाइज कर सकती हूँ। मुझे कोई स्टूडेंट आके बोलता है मैडम मैंने ये काम करना है, मैंने आपके साथ काम करना है, मैं सीधे सीधे बोलती हूँ कि जी टॉपिक मेरा ये मौजूद है, डिसाइडेड है, आपको सिर्फ इसके ऊपर काम करना होगा, चीजें मैं बताऊंगी। अब यू आर रेडी, ऑब्वियसली आपका थीसिस निकल जाएगा, मेरा काम हो जाएगा, दोनों के लिए जो है बेनिफिट हो जाएगा। ये एक बड़ी अच्छी सी चांस अपॉर्चुनिटी होती है जो कभी कभी आप लोग आपको मिल जाती है, और उस पर बहुत अच्छा काम भी हो सकता है। फिर इसके अलावा ये भी होता है कि आपको टॉपिक किस तरह से मिल जाता है कि कुछ अवेलेबल टॉपिक्स मौजूद होते हैं, उनकी आप कॉम्बिनेशन बना लें। से फॉर एग्जांपल हमने बात की कि जी सिगरेट स्मोकिंग और लंग कैंसर आपस में रिलेशनशिप है, लेकिन क्या सिगरेट स्मोकिंग का खाली लंग कैंसर के ऊपर रिलेशनशिप है? कुछ और भी हो सकता है। ठीक है जी, से फॉर एग्जांपल मैंने इफेक्ट चेक कर लिया सिगरेट स्मोकिंग का लिवर के ऊपर, या मैंने चेक कर लिया सिगरेट स्मोकिंग का नोज की म्यूकोजा के ऊपर, नोज के ऊपर कोई इफेक्ट है या नहीं है। मैंने चीज नोटिस की है कि जो सिगरेट स्मोक करते हैं उनको बहुत सारी बदबुएं खुशबुएं कुछ भी नहीं आ रही होती। इसका मतलब क्या हुआ कि उनकी जो ऑल्फैक्टरी म्यूकोजा है वो बर्बाद हो रही होती है। तो क्या इसके ऊपर काम नहीं हो सकता? मैंने तो नहीं सुना कि आज तक इसके ऊपर काम हुआ है या नहीं हुआ। तो आप क्या कर रहे होते हैं कि कुछ अवेलेबल टॉपिक्स होते हैं जिन पे काम हो चुका होता है, लेकिन उनसे रिलेटेड कुछ और ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिनके ऊपर काम नहीं हुआ होता, आप उस पर काम कर सकते हैं। अच्छा, एक्टिव स्मोकर्स के ऊपर हमने बहुत बात की कि जिसने स्मोक किया वो जो आपकी सराउंडिंग में बैठ के स्मोक कर रहा है और आप एज अ पैसिव स्मोकर उस स्मोक को अपने फेफड़ों में ले रहे हैं, आपको कोई नुकसान हो सकता है या नहीं हो सकता? उसके ऊपर भी काम हो सकता है। ठीक है जी, इस तरह की चीजें जो है पॉपुलेशन ग्रुप या टॉपिक अप्रोच के हवाले से हम जाके उस पर भी बात कर सकते हैं। सबसे रिलायबल तरीका क्या है कि आप लिटरेचर सर्वे करें, और लिटरेचर सर्वे करके फिर टॉपिक निकालें और उन टॉपिक्स को फिर उनके ऊपर फिर आप काम करें। आवाज आ रही है सबको? हेलो? यस मैम, आ रही है। मैम आवाज आ रही है मैम। अच्छा। जवेरिया जो है वो शायद आप उनको अलाउ करेंगी तो एंटर हो सकते बेटा हैं। वो मैं मेरे पास कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है, वो उनकी वो चीज शो नहीं हो रही मेरे पास, इस वजह से अच्छा, प्रॉब्लम क्योंकि आ रही है। जवेरी का मैसेज आया था कि वो मैम अलाउ नहीं कर पा रही नहीं नहीं, वो मुझे मुझे। नजर नहीं आ रही है उनकी ना, वो रिक्वेस्ट नजर नहीं आ रही। एक मिनट ठहरे। अच्छा, वो एक हो गए अलाउ ये? ठीक है, अब मैं स्क्रीन दोबारा शेयर कर रही हूँ। जी कहाँ गया टॉपिक, कहाँ गया? एक मिनट। स्क्रीन शेयर हो गया भाई? यस मैम। हाँ ठीक है। अच्छा, अब हम इस पे जो बात कर रहे थे, यहाँ पे आ जाइए। ये कुछ टॉपिक्स हैं जो मौजूद हैं, लाइक प्री स्कूल चिल्ड्रन जो हैं उनके अंदर अल्कोहल का इफेक्ट चेक कर सकते हैं हम? नो मैम। क्यों? मैम, प्री स्कूल चिल्ड्रेन, तो मैम उनकी एज क्या होगी? 2 to 3 years से भी कम, क्योंकि आजकल तो 3 year का बच्चा स्कूल जाता है। ठीक है, फिर अगर मदर अल्कोहल ले रही है और जो है वो फीड करा रही है तो क्या इफेक्ट आएगा? यस मैम, पॉसिबल है। फिर पॉसिबल है कि अगर मदर अल्कोहलिक है और वो जो चिल्ड्रेन है वो इतने एज के हैं कि वो अभी तक फीडिंग पे हैं, तो फिर हम चेक कर सकते मतलब एक ना ब्लड सैंपल ले लिया, अगर तो अल्कोहल पॉजिटिव हैं। आ रहा है तो फिर आप मदर को चेक कीजिए और पूरी हिस्ट्री देखिए,
और उसका जो है वो बच्चे के ऊपर क्या इफेक्ट आ रहा है वो भी चेक कर सकते हैं कि मतलब उसके Yes. जो है मतलब जो उसकी जो ग्रोइंग पैटर्न है वो सही चल रहा है या नहीं चल रहा, उसके मुकाबले में वो बच्चे जो नेगेटिव आया है जिनकी मदर एल्कोहलिक नहीं है उनका ग्रोथ पैटर्न को आप चेक कर सकते हैं ना ऐसा। लेकिन क्या Yes. हम एलिमेंट्री स्कूल चिल्ड्रन का अल्कोहल इफेक्ट चेक नहीं कर सकते? वो भी कर सकते हैं, एलिमेंट्री स्कूल चिल्ड्रन बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, वो फ्रेंड्स ने एक दूसरे को पिला दिया, अब इस तरह के बहुत सारे तमाशे होते रहते हैं। सो ये जो टॉपिक्स हैं अगर इन एक दूसरे के सामने रखे जाएं, जैसे टीन्स हैं, मीडिया इन्फ्लुएंस चेक कर लिया उनका, लेकिन प्रेग्नेंट वुमेन के ऊपर मीडिया इन्फ्लुएंस है कि नहीं है वो भी हम चेक कर सकते हैं। तो ये टॉपिक्स आपस में एक दूसरे के साथ कोरिलेट करके हम ये तमाम चीजें देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे प्रॉब्लम ये है, आसानी ये है कि बहुत सारी चीजें यहाँ पे अगर आप देखें तो ये सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, जो कि अगर आप देखो तो जो आपका वो नहीं होता, कौन सा डिपार्टमेंट होता है सोशियोलॉजी वगैरह, ये उसके टॉपिक्स हैं। अगर ब्रॉडर सेंस में देखा जाए तो ये सोशियोलॉजी के टॉपिक्स हैं। लेकिन इन्हीं सोशियोलॉजी के टॉपिक्स को आप मेडिकल साइड पे भी ला सकते हैं बाय एडिंग नंबर काउंट, यानी आप उसके अंदर फॉर एग्जाम्पल ब्लड टेस्ट या सीरम टेस्ट ऐड कर लें या किसी भी किस्म के ऐसे वेरिएबल्स ऐड कर लें जो कि काउंटेबल वेरिएबल्स हो। अगर वो चीजें ऐड हो जाती हैं तो ये आपके मेडिकल की साइड का टॉपिक हो जाएगा। लेकिन अगर सिंपल इंटरव्यू बेस्ड रहता है और जो है आप सिर्फ क्वालिटेटिव इफेक्ट्स चेक कर रहे हैं तो वो सोशियोलॉजी का टॉपिक होगा। बात समझ में आ रही है? यस मैम। ठीक है, तो इस हवाले से ये आपको ये प्रेजेंटेशन मैं भेज दूंगी, इसको जरा अच्छी तरह से देख लीजिएगा, या आपके साथ आज शेयर कर दूंगी मैं ना आपके एलएमएस के ऊपर। अच्छा, अब इसके बाद जो है, जो हमारा जो एक्चुअल टॉपिक है वो है रिव्यू ऑफ लिटरेचर। यानी जब रिव्यू ऑफ लिटरेचर शुरू होता है तो एक्चुअल में रिसर्च शुरू होती है। ठीक है जी, रिव्यू ऑफ लिटरेचर के हवाले से जब हम बात करते हैं तो एक बात याद रखिएगा, यहाँ पे साइनॉप्सिस लिखते हुए अगर आप याद रखें तो आपको, जैसे अभी ही आपसे टीचर्स जो हैं वो साइनॉप्सिस के हवाले से जैसी बात होगी, टॉपिक डिस्कस होगा, क्वेश्चंस रखे जाएंगे, तो आपसे जो सबसे पहली चीज बोली जाएगी वो ये बोली जाएगी लिटरेचर सर्च करके लेकर आइए। ठीक है, साइनॉप्सिस के अंदर 15 से लेकर 30 रेफरेंसेस तक का होना जरूरी है। रेफरेंसेस कैसे होते हैं, क्यों होते हैं और कैसे डाले जाते हैं, क्या चीज है, वो तमाम आगे आपके पास, ये आपके कोर्स में इंक्लूडेड है, ये तमाम चीजें मैं बताऊंगी। मैं सिर्फ एक आइडिया देने की कोशिश कर रही हूँ कि रिव्यू ऑफ लिटरेचर में दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। एक तो ये कि एक शेयर कर रही हूँ मैं स्क्रीन, मुझे बताइएगा ये शेयर हो गई दोबारा से पेंट की स्क्रीन? यस मैम। जी मैम, हो गई है। एक चीज होती है बिब्लियोग्राफी और एक होती है रेफरेंस। अच्छा, बिब्लियोग्राफी और रेफरेंस का क्या है कि फॉर एग्जांपल मैंने आपसे बोला कि आपको आपस में बातें कर रहे हैं आप लोग, ये क्या हो रहा है, पीछे से आवाजें आ रही हैं? बिब्लियोग्राफी और रेफरेंस में डिफरेंस है। यूजुअली लोग एक ही चीज समझते हैं बिब्लियोग्राफी और रेफरेंस को। बिब्लियोग्राफी इज समथिंग वेरी डिफरेंट फ्रॉम रेफरेंसेस। आपका जो भी फॉर एग्जांपल थीसिस हो गया या साइनॉप्सिस हो गया, उसके एंड में जो एक लिस्ट होती है जिसमें तमाम वो चीजें लिखी हुई होती है कि आपने ये कहाँ से इंफॉर्मेशन गैदर की है, वो जो लिस्ट फाइनली आपके डॉक्यूमेंट के अंदर एंटर होती है, दैट इज योर रेफरेंस लिस्ट। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे बहुत सारी ऐसी भी इंफॉर्मेशन होती है जो यूजुअली आप देखते हैं लेकिन अपनी रेफरेंस लिस्ट में ऐड नहीं करते। ऐसा होता है, फॉर एग्जाम्पल कुछ 2-3 टर्मिनोलॉजी समझ में नहीं आ रही, उन टर्मिनोलॉजीज को समझने के लिए आपने डिफरेंट साइट्स देख ली या आपने डिक्शनरी देख ली, तो आपकी बेसिकली अगर कहें तो उसको भी रेफरेंस लिस्ट में आना चाहिए। लेकिन आपके पास जो रेफरेंस लिस्ट है वो यूजुअली जब आप जर्नल में आर्टिकल लिख रहे होते हैं या आप सिनॉप्सिस लिख रहे होते हैं या आप थीसिस लिख रहे होते हैं, तो वहां पे रेफरेंस लिस्ट की लिमिटेशन होती है कि जी यहाँ से यहाँ तक का नंबर आपका इससे ज्यादा एक्सेप्टेबल नहीं है, इससे कम भी एक्सेप्टेबल नहीं है, तो इससे ज्यादा भी एक्सेप्टेबल नहीं है। तो अगर ऐसा है तो जो जरूरी बहुत इंपॉर्टेंट रेफरेंसेस हैं जो आपकी थ्योरी को सपोर्ट कर रहे हैं, वो ज्यादा जरूरी होंगे या वो जो सिंपल मीनिंग जहां से जिस जगह से ली थी या जहां से आपने समझने के लिए वहां पे वीडियो देखी थी, वो वाली जो 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 रेफरेंसेस होंगे वो इंपॉर्टेंट होंगे? ये मुझे आप काइंडली बताइए।
जो थ्योरी को सपोर्ट कर रहे हैं आपकी, जो आपका डिस्कशन हैवी कर रहे हैं, वो रेफरेंसेस आप रेफरेंस लिस्ट में डालोगी या जो छोटी छोटी मीनिंग जहां से देखी थी वो भी डालोगी रेफरेंस लिस्ट में? मैम जाहिर सी बात है, हम जो छोटे मीनिंग्स देखे उनको तो नहीं डालेंगे, हम जो मेन में जहाँ से हमने लिया है वो हम डालेंगे। ठीक है ना? तो वो जो तमाम चीजें हैं ना, यानी जो कुछ आपने रेफरेंस लिस्ट में डाला और उसके अलावा जितने रिसोर्सेज आपने टच किए और जहां जहां से आपने इंफॉर्मेशन गैदर की, वो पूरा जो है वो बिब्लियोग्राफी कहलाती है। ठीक है? यानी वो तमाम इंफॉर्मेशन, ये कौन है यार, प्लीज बेटा माइक बंद कर दो। तो ये जो मतलब वो रेफरेंसेस जो आपने लिस्ट में लिए जो बहुत जरूरी रेफरेंसेस थे, लेकिन उसके अलावा वो तमाम चीजें, वो तमाम इंफॉर्मेशन भी जो आपने डिफरेंट साइट से गैदर की अपनी नॉलेज में इजाफा करने के लिए, अपने बैकग्राउंड नॉलेज को मजबूत करने के लिए, वो सारे मिलाकर बिब्लियोग्राफी कहलाते हैं। और उसमें से जो इंपॉर्टेंट चीज आप अपने टेक्स्ट के एंड पे एड अप करते हैं वो रेफरेंस लिस्ट कहलाती है। डिफरेंस समझ में आ गया या अभी कंफ्यूजन है? मैम रिपीट कर दें। देखो, रेफरेंस लिस्ट में आपके पास 1 से लेके A B C D E F G, ठीक है, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी, ये नॉट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी, ठीक है, ये सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए थी, ये इंपॉर्टेंट थी, ये वेरी इंपॉर्टेंट थी, ये नॉट इम्पॉर्टेंट थी, और ये जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन थी। ठीक है? अब आपको पता है कि आपको सिर्फ 5 रेफरेंसेस डालने, ठीक है, तो आप इसमें से सबसे पहले तो वो सारे सिलेक्ट कर लोगे जो इंपॉर्टेंट है, यानी ए आपने रेफरेंस लिस्ट में डालना है क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। दूसरा कौन सा? डी डालोगे क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है। ई डालोगे क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अब आप नोट करोगे कौन कौन से अच्छा, ए डी और ई तो इंपॉर्टेंट हो गए। इसके बाद नॉट इम्पोर्टेंट में लेकिन रेफरेंस मौजूद है, नॉट इम्पोर्टेंट है लेकिन आपके पास लिस्ट में जगह है, आप डाल सकते हैं, तो आप डी को और एफ को भी ले लेंगे। 5 रेफरेंसेस की लिस्ट पूरी हो गई। अब ये क्या हुआ, जो इन्फॉर्मेशन के लिए आपने गैदर किया था सी और जी, ये आपने इसमें नहीं डाला, ऐसा ही है, ऐसा ही है। यस मैम, यस मैम। तो ये जो इंपॉर्टेंट लिस्ट हो गई ये रेफरेंस लिस्ट है और ये बिब्लियोग्राफी है। क्लियर हुई अब बात? यस मैम। यानी आपकी इंफॉर्मेशन लिस्ट के लिए जो भी आपने एक्स्ट्रा भी नॉलेज हासिल की है वो आपकी बिब्लियोग्राफी में जाएगी, लेकिन सिर्फ इंपॉर्टेंट रेफरेंसेस जो आपकी थ्योरी को मजबूत कर रहे हैं वो रेफरेंस लिस्ट में डाले जाएंगे। क्लियर है ये बात? यस मैम। ठीक है। चलिए, what is the definition of review of literature? Synthesis of a literature on a topic, यानी वही वाली बात है, आपने जो टॉपिक लिया उसके पीछे का लिटरेचर बनाने के लिए आपको लेना पड़ेगा। Sufficient amount of material को रीड करना इसमें जरूरी है। Number of references needed for review depend upon researchers familiarity with the topic, experience, correct method of literature survey। फेमिलियरिटी टॉपिक के साथ कितनी है? अगर आपकी फेमिलियरिटी ज्यादा है तो ऑब्वियसली आप सिर्फ जरूरी इंफॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश करेंगे, जैसे अभी मैंने आपको बताया। लेकिन अगर वो टॉपिक आपके लिए बिल्कुल नया है तो आप उसके पहले बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे जाने की कोशिश करेंगे। ऑब्वियसली आपकी बिब्लियोग्राफी बढ़ती चली जाएगी। आपका एक्सपीरियंस कितना है? अगर आप से फॉर एग्जांपल अभी जैसे आप लोगों का लेवल है और जो मेरा लेवल है, लेवल ऑफ एक्सपीरियंस, उसमें फर्क है। ठीक है जी। अब मैं जो टारगेट्स बताऊंगी आप उन टारगेट्स के बारे में सोच भी नहीं सक रहे होगे, ठीक है, लेकिन जब आप मेरे साथ डिस्कस करोगे और आप जब मेरे लेवल पर आओगे तो ऑब्वियसली उन तमाम हर्डल्स को पास करके जब आप उस लेवल तक आ जाओगे तो आपको पता होगा कि जी कौन सी जगह पे डायरेक्ट हिट करेंगे, कहां से सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन गैदर हो जाएगी, कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन कैसे गैदर की जा सकती है। ठीक है जी। तो वो एक्सपीरियंस की बेस पर आप अच्छा लिटरेचर सर्वे बना सकते हैं। करेक्ट मेथड ऑफ लिटरेचर सर्वे, अब वो क्या मेथड है, किस तरह से किया जाता है, वो मैं आपको आगे पूरा तरीका समझाऊंगी। अगली जो क्लास होगी आपकी वो उसी के ऊपर होगी।
सर्वे शुड बी फोकस्ड ऑन थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। आपने जो थ्योरी समझानी है उसके हिसाब से और आपने जो अजम्पशंस बनाए हैं उनको वैलिडेट करने के लिए सर्वे होना चाहिए, ठीक है। से फॉर एग्जांपल मेरा टॉपिक है सना मक्खी का एंटीवायरल इफेक्ट। अब मैं सना मक्खी के बाकी के जो इफेक्ट्स हैं उन पर ज्यादा जोर देने की कोशिश नहीं करूंगी, ठीक है जी। और मेरा जो अजम्पशन है कि जी सना मक्खी का एंटीवायरल है, तो उसके लिए मैं क्या करीब तरीन जो रिलेटेड जो इनकी जो इन्फॉर्मेशन है कि लाइक एंटीबैक्टीरियल इफेक्ट है या नहीं है, यानी किसी भी लिविंग सेल के ऊपर सना मक्खी का किस किस्म का इफेक्ट आ रहा है, मैं वो चेक करने की कोशिश करूंगी। लेकिन जो बाकी की चीजें हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल सना मक्खी जो है वो बाल बढ़ाता है, मेरी 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 ये जो इन्फॉर्मेशन है ये मेरी थ्योरी में कहीं काम आ रही है? नहीं आ रही, तो मुझे इस तरह की इन्फॉर्मेशन नहीं गैदर करनी। बात समझ में आई? ठीक है। सना मक्खी से जो है सना मक्खी से जो है भूख ज्यादा लगती है हमारी बला से, भाई लगती रहे। हमें इस वक्त जो काम है वो हमारा वायरस या जो जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट जो सना मक्खी का इफेक्ट है वो चेक कर रहे हैं ना। वो बाल बढ़ाए या भूख लगाए या भूख मार दे, उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए, तो वो इन्फॉर्मेशन हमारे लिए बेकार है। फिर इसके बाद फिर आते हैं रीसेंट डाटा लेने की जरूरत है। सबसे ज्यादा रीसेंट डाटा लेने की जरूरत है, क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि अभी अभी क्या काम हो चुका। हो सकता है, जैसे मुझे याद है मेरी एक स्टूडेंट थी, वो मेरे पास लेकर आई एक प्लांट ना कि मैडम इसके ऊपर ना बहुत अच्छा काम हो सकता है, बहुत ही आला किस्म का काम हो सकता है। मैंने कहा ठीक है लिटरेचर कर लो। अब वो लिटरेचर करने के लिए बैठी तो पता ये चला कि बड़ी एक्साइटेड होके आई, सांस फूला हुआ बिल्कुल, मैम आप पता है इतना अच्छा इसका लिटरेचर निकला, ये मैंने कहा दिखाना जरा। अब जो देखना शुरू किया तो पता ये चला कि अच्छा, मैंने जब ये पूरा काम देखा, लिटरेचर देखा, तो उसके बाद मैंने कहा तुम करना क्या चाह रही हो, तो उसने जो काम बताया वो उसी दिन यानी उससे 2 दिन पहले वो काम पब्लिश हो गया था। यानी वो साल भर पहले से काम हो रहा होगा तो 2 दिन पहले पब्लिश हो गया। मैंने कहा बीबी ये काम तो हो चुका काम पहले से, अब आपके लिए तो नहीं बचा वो। अब वो सर पीट रही, मैंने 1 साल पहले ये टॉपिक कर लिया होता तो फायदा हो जाता। मैंने कहा देखो वो वही वाली बात है कि आपने लिटरेचर सर्वे करने के बाद ही तो आपको पता चलता है ये काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते, या काम पहले से हो गया और एग्जैक्टली जो हम प्लान कर रहे थे वैसे ही हो गया, तो फिर फायदा क्या दोबारा करने का, तो रिपीटेशन हो जाएगी, ठीक है। और कोई भी आपके काम को पब्लिश करने के का भी रवदार नहीं होगा। शुक्र ये करोगे तुमने काम शुरू ही नहीं किया था, रिसोर्सेज भी बच गए, एनर्जी भी बच गई, किसी और साइड पे लगा सकते हैं उसको। क्लियर है ये बात? तो रिसेंट डाटा लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि हो सकता है कि आप की जो एज ग्रुप के जो लोग हैं वो आप ही की तरह सोच रहे हो, तो उन्होंने आपसे 1-2 साल आगे पीछे वाले जो है उन्होंने पहले ये काम कर लिया। रिसेंट डाटा लेंगे, लेकिन उसके अलावा जो क्लासिकल डाटा है जो बहुत पुराना है, जिसकी बेस पर थ्योरीज डेवलप हुई है, वो लेना भी बहुत जरूरी है। उनको अगर आप नहीं लोगे तो थ्योरी की जो बेसिस है वो आपको पता ही नहीं चलेगी, तो आप आगे कैसे बढ़ोगे और उसको डिस्कस कैसे करोगे। लिमिट द सर्च टू बी अराउंड द टॉपिक, शुड नॉट एक्सीड आउट ऑफ बाउंड। जैसे अभी मैंने वही बोला कि सना मक्खी के वो एस्पेक्ट्स देखने हैं कि लिविंग सेल्स के ऊपर उसका क्या काम हो रहा है, ठीक है। तो इससे ये भी पता चलेगा कि उसका एंटी कैंसर इफेक्ट भी हम सोच सकते हैं कि अगर तो लिविंग सेल्स पे उसका काम है तो एंटी कैंसर पे भी हो सकता है। लेकिन अगेन जीआईटी पे जो उसका इफेक्ट है उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। Literature survey should not be bound to research articles only. Subjective data should also be taken. अच्छा जी, अब जो है ये इसका मतलब क्या हुआ कि आपने खाली जो रिसर्च आर्टिकल्स हैं वो नहीं उठाने हैं, बुक्स से भी रेफरेंस ले सकते हैं। हो सकता है कहीं न्यूज़पेपर पे पढ़ा हो, कहीं किसी वेब पेज पे कुछ पढ़ा हुआ हो, वो तमाम इंफॉर्मेशन भी आपको गैदर करनी होगी लिटरेचर सर्वे में। डेवलप अ रिसर्च क्वेश्चन इन द स्पेसिफिक सब्जेक्ट एरिया। अब लिटरेचर सर्वे करने के लिए हम बात करें, फिर लिस्ट बनाएंगे रेलेवेंट डेटाबेसेस की और टेक्स्ट जहां से आप ढूंढ सकते हैं कि क्या क्या लिटरेचर आपने सर्च करना है। लिस्ट बनाएंगे रेलेवेंट कीवर्ड्स और फ्रेजेस की जिनको आपने सर्च करना है, वो आपके टॉपिक से रिलेटेड ही होने चाहिए, ठीक है। वो कीवर्ड्स उसी की बेस पर आप काम कर सकेंगे। स्टार्ट सर्चिंग एंड मेक नोट्स फ्रॉम ईच डेटाबेस टू कीप ट्रैक ऑफ द सर्च। ये बहुत जरूरी है। आपके पास कभी भी लिटरेचर सर्वे के टाइम पे अगर कोई किताब या बुक मौजूद नहीं है, आंखें बंद करके आप सिर्फ वेब पेज खंगालते चले जा रहे हैं, तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। लिटरेचर सर्वे के लिए आपके पास एक अदद पूरा रजिस्टर होना चाहिए जिसके अंदर आप डेट वाइज सीक्वेंशियली अपना जो भी लॉग तैयार करें कि जी आज ये वाली जो वेबसाइट है उसमें यहाँ से यहाँ तक का डाटा देखा था, इसमें से जो जो चीजें थी उनमें से कितने पोर्शंस जो है वो इंपॉर्टेंट लगे तो वो डाउनलोड कर लिए। वो तमाम चीजें आपके पास सारी इंफॉर्मेशन गैदर रहनी चाहिए।
फिर जो आपका जो जब इससे रिलेटेड आपका जो लिटरेचर है वो जब जमा हो जाए तो उस लिटरेचर को फिर बैठ के पढ़ना है और पढ़ के उसमें से जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसको सॉर्ट आउट करके निकालना है विद द रेफरेंस लिस्ट, कंप्लीट रेफरेंस लिस्ट। उसकी एक रिपोर्ट बनाएंगे और वो रिपोर्ट बनाने के बाद उस रिपोर्ट से जो भी इंफॉर्मेशन गैदर हो रही हो उसको अपने ओरिजिनल क्वेश्चन के साथ टैली करके देखेंगे कि क्या ये इंफॉर्मेशन जो है वो मुनासिब है। मतलब हमारी आपकी वॉइस स्लो हो गई है। वॉइस स्लो हो गई है? मैं तो माइक मुंह के साथ लगाया हुआ बेटा। हेलो, तो सही आ रही है। चले, तो मैं ये कही थी कि फिर आपने ये करना है कि आपने वो जो रिपोर्ट बनाई है उस रिपोर्ट को अपने क्वेश्चन के साथ टैली करके देखना है कि क्या आपकी जो इंफॉर्मेशन आपने जो गैदर की है वो आपके क्वेश्चन से मैच कर रही है या नहीं कर रही। यहां तक बात समझ में आ गई है सब? जी